नमस्कार, जय जोहार। कैसे हो आप लोग? आज के इस इम्पोर्टेंट ई क्लास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में हम कलचुरी वंश के शासकों का इतिहास का भाग 5 अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय के अंतर्गत हमने प्रताप मल्ल तक बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन कर लिया। राजा प्रताप मल्ल के बाद जो कलचुरी वंश का सत्ता है उसको हम अंधकार युग कहते हैं, जो 200 वर्षों तक चला। प्रताप मल्ल जो है अंतिम शासक है जिसने कलचुरी संवत का प्रयोग किया। कलचुरी संवत का अंतिम बार प्रयोग करने वाला शासक कौन है? प्रताप मल्ल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रताप मल्ल के शासन काल में प्रताप मल्ल जो है कलचुरी वंश का अंतिम शासक है जिन्होंने इस संवत का प्रयोग है। अंतिम बार प्रयोग करने वाला कलचुरी संवत करने वाला शासक कौन है? प्रताप मल्ल। कलचुरी संवत की शुरुआत 248 ईस्वी को माना जाता है। 248 ईस्वी से ही कलचुरी संवत की शुरुआत हुई, जो आगे 1000 वर्षों तक चला। अर्थात 1000 वर्षों तक इस संवत का प्रयोग कलचुरी वंश के शासकों ने किए। प्रताप मल्ल के बाद किसी भी शासक ने कलचुरी संवत का प्रयोग नहीं किए। प्रताप मल्ल के बाद जो 200 वर्ष का इतिहास है कलचुरियों का, उसको हम अंधकार युग कहते हैं। आने वाले 200 साल का जो पीरियड है उसको अंधकार युग कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस पीरियड पर किसी भी कलचुरी शासक का कोई पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसमें कोई लिखित इतिहास नहीं है या कोई शासन काल के बारे में विशेष उल्लेख नहीं है। फिर भी जो रतनपुर का इतिहास लिखने वाले राज कवि है बाबू रेवाराम कायस्थ, जिन्होंने तारीख हय्यई वंशी रतनपुर का इतिहास लिखा है, उसके अनुसार से इस पीरियड में, इस 200 वर्ष के अंधकार पीरियड में कुछ शासकों ने शासन किया है, जिनका लिस्ट हम क्रमबद्ध देख सकते हैं। जय सिंह देव, धर्म सिंह देव, जगन्नाथ सिंह देव, वीर सिंह देव, कमल देव, शंकर साय, मोहन साय, दादूराम और पुरुषोत्तम। ये वे शासक हैं जिन्होंने अंधकार युग में कलचुरी वंश के शासन को संचालित किए थे। ये किसके अनुसार से है? बाबू रेवाराम कायस्थ के अनुसार से है, जिन्होंने तारीख ये हय्यई वंशी रतनपुर का इतिहास लिखे हैं अंधकार युग में। 200 वर्ष मतलब प्रताप मल्ल से लेकर बहारेंद्र साय तक के बीच की अवस्था है। वर्षों के अंधकार युग के बाद कलचुरियों की सत्ता को पुनः स्थापित करने वाला शासक बहारेंद्र साय है। बहारेंद्र साय 1495 से लेकर 1544 ईस्वी तक शासन किए। कब से कब इनका शासन काल रहा? 1495 से लेकर 1544 ईस्वी तक। आइए इनसे संबंधित जानकारियों को देखते हैं। बहारेंद्र साय ने सबसे पहला अपनी राजधानी को परिवर्तन कर दिया। राजधानी रतनपुर के स्थान पर कोसंगा कोसगई, कोशंगा कोसगई छुरी स्थापित कर दिया। कहां स्थापित कर दिया? कोसंगा कोसगई, कोरबा जिला। अब राजधानी परिवर्तन के पीछे क्या कारण है? तो राज्य की आंतरिक सुरक्षा। जिस समय बहारेंद्र साय का शासन काल चल रहा था, तो मुस्लिम आक्रांताओं की नजर रतनपुर राज्य पर लगातार बनी थी। पठान आक्रांताएं जो है लूट मार कर रहे थे, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से रतनपुर के स्थान पर अपनी राजधानी इन्होंने कोसंगा कोसगई छुरी को स्थापित कर दिया। कहां स्थापित कर दिया? कोसंगा कोसगई छुरी, कोरबा जिला। दूसरी चीज हम देखेंगे, इनसे संबंधित प्रमुख लेख कौन सा है, अभिलेख कौन सा है। तो इसके शासन काल के हमको 3 उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए। कितने उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुआ है? 3। एक उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुआ है रतनपुर से। बहारेंद्र साय की एक उत्कीर्ण लेख हमको कहां से प्राप्त हुआ है? रतनपुर से। और 2 उत्कीर्ण लेख जो है इसकी राजधानी कोसगई छुरी से प्राप्त हुआ है। पहले देखते हैं हम रतनपुर उत्कीर्ण लेख में क्या लिखा है। उत्कीर्ण लेख में क्या लिखा हुआ है? तो इनसे हमको 2 जानकारी मिलता है। एक तो रतनपुर महामाया मंदिर का जीर्णोद्धार। इनके शासन काल में इन्होंने प्रसिद्ध महामाया मंदिर का क्या किया? इन्होंने जीर्णोद्धार किया। अपने शासन काल में रतनपुर के प्रसिद्ध महामाया मंदिर का जीर्णोद्धार किया।
इसके बारे में जानकारी हमको रतनपुर के उत्कीर्ण लेख से प्राप्त होता है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने किए हैं। हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा काम किया इन्होंने, रतनपुर में एक तालाब खुदाया जिसको कहते हैं बहरैया तालाब। बहरैया तालाब, इनके नाम पर इसके तालाब का नाम का नाम रखा गया, बहरैया तालाब। कौन सा तालाब? महामाया मंदिर का जीर्णोद्धार किया, और दूसरा है बहरैया तालाब का इन्होंने रतनपुर में क्या किए? निर्माण किए। दूसरा इनका उत्कीर्ण लेख से हमको किस चीज की जानकारी मिलता है? तो इनके कुछ पूर्ववर्ती शासकों के बारे में जानकारी मिलता है। कोसगई के जो उत्कीर्ण लेख है उसमें बाहरेंद्र शाह से पहले कुछ पूर्ववर्ती शासकों के नाम उत्कीर्ण है, जैसे रामचंद्र, रत्नदेव, मदन ब्रह्मा जैसे कुछ शासकों के नाम इस कोसगई अभिलेख में लिखित या उत्कीर्ण प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं आगे, इनके एक मंत्री के बारे में जानकारी मिलता है, माधव। इनका माधव नाम का एक मंत्री था। बाहरेंद्र शाह के मंत्री का क्या नाम था? माधव। अब आगे हम देखेंगे इनके शासन काल का प्रमुख स्थापत्य या निर्माण कार्य। तो इन्होंने कोसगई छुरी में कोसगई माता मंदिर का निर्माण किया। पहला इन्होंने निर्माण के रूप में क्या किया? कोसगई माता मंदिर का निर्माण कहाँ किया? कोसगई में। दूसरा इन्होंने चैतुरगढ़ की किला का निर्माण किया। चैतुरगढ़ के किला का निर्माण किसने किया? बहरेंद्र शाह ने किया। रतनपुर में बहरैया तालाब बनाया। बहरैया तालाब का निर्माण रतनपुर में किसने किया? बहरेंद्र शाह ने। इसके साथ साथ कोसगई में अपने कोषागार की स्थापना की, अर्थात कोषागार जो रतनपुर में इनका जो खजाना था उसके स्थान पर इन्होंने कोसगई को कोषागार बनाया। तो कोषागार का जो निर्माण कोसगई के अंदर किसने किया? बहरेंद्र शाह। ये प्रमुख स्थापत्य है, निर्माण कार्य है, किसके द्वारा? बहरेंद्र शाह के द्वारा। जीर्णोद्धार हम तो पहले पढ़ चुके हैं कि रतनपुर का जो महामाया मंदिर है उनका जीर्णोद्धार किसने किया है? बहरेंद्र शाह ने। और इसके बारे में जानकारी हमको कहां से प्राप्त होता है? रतनपुर के उत्कीर्ण लेख से जानकारी मिलता है। इन्होंने एक जमींदारी की स्थापना किया जिसका नाम है सोना खान की जमींदारी। सोना खान की प्रसिद्ध जमींदारी की स्थापना बहरेंद्र शाह ने किए हैं। किसने किए हैं? बहरेंद्र शाह। और इसे बिझवार जनजाति के जो जमींदार है, जो सैनिक सेवा के बदले में, जिसका नाम है बिसई सिंह ठाकुर। बिसई सिंह ठाकुर को सैनिक सेवा के बदले में यह जमींदारी प्रदान की गई। सोना खान जो नई जमींदारी की स्थापना किया था बहरेंद्र शाह, उसको किसे प्रदान कर दिया? बिझवार जनजाति के बिसई सिंह ठाकुर। और ये बिसई सिंह ठाकुर जो है कौन है? जो शहीद वीर नारायण सिंह है उनके वंशज है। ये प्रसिद्ध सोना खान की जमींदारी की स्थापना बहरेंद्र शाह ने किया। और बाद में जब 1857 की क्रांति के समय में यही सोना खान की जमींदारी से वीर नारायण सिंह ने क्रांति की बिगुल फूकी थी। तो सोना खान की जमींदारी का स्थापना करने वाला कौन है? बहरेंद्र शाह। इसके बाद इसका पुत्र कल्याण शाह का शासनकाल आया। किसका शासनकाल आया? इनका पुत्र कल्याण शाह का शासनकाल आया। बहरेंद्र शाह की मृत्यु के बाद कलचुरी वंश का अगला शासक बना उनका पुत्र कल्याण शाह, जिनका शासनकाल 1544 से लेकर 1581 ईस्वी तक रहा। आइए जानते हैं इनसे संबंधित क्या क्या जानकारी है। तो इनका प्रमुख स्थापत्य को देखते हैं। तो इन्होंने अपने शासन काल के दौरान जो रतनपुर की गज किला है उसके भीतर इन्होंने जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किया। किसका स्थापना किया? जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किसने किया? कल्याण शाह ने। कहा किया? रतनपुर के गज किला।
रतनपुर के गज किला के भीतर जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कल्याण साय ने किए। आइए जानते हैं इनसे संबंधित, आगे देखते हैं तो मुगल दरबार से इनका क्या संबंध रहा। इतिहासकार रेवाराम कायस्थ के अनुसार से, उनकी पांडुलिपियों के अनुसार से, ये अकबर के दरबार में 8 साल व्यतीत किए। कितने वर्षों तक रहा? 8 वर्षों तक। किस मुगल दरबार के? अकबर के। इसके बारे में जानकारी कहां से मिलता है? तो रेवाराम कायस्थ, रेवाराम जो इतिहासकार है, जिन्होंने तारीख-ए हय्या-वंशी रतनपुर का इतिहास लिखा हुआ है, रेवाराम कायस्थ, उनकी पांडुलिपि से पता चलता है कि मुगल दरबार में ये 8 वर्षों तक राजस्व संबंधी ज्ञान लेने के लिए उपस्थित हुए थे। मामला ये हुआ था, इनका विवाद जो मालवा क्षेत्र का जमींदार है, मालवा क्षेत्र के जमींदार से राजस्व को लेकर के विवाद हो गई। इस विवाद को सुलझाने के लिए मुगल शासक अकबर ने इन्हें अपने दरबार में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया और ये मुगल दरबार चले गए, जहां पर इन्होंने राजस्व संबंधी ज्ञान अर्जित किए और उसके बाद पुनः आकर रतनपुर की सत्ता को, जो कलचुरी वंश की सत्ता को इन्होंने क्या किया? संभाला। अब हम आगे देखते हैं और कौन कौन से साक्ष्य है जिसके अनुसार से इनका मुगल दरबार से संबंध मिलता है। तो एक जानकारी हमको देवार गीत से मिलता है। देवार गीत में, जो देवार जनजातियों की जो गीत होती है, उनमें एक गीत है गोपल्ला गीत। कौन सा गीत? गोपल्ला गीत। गोपल्ला गीत से भी हमको कल्याण साय के बारे में जानकारी मिलता है, लेकिन जानकारी थोड़ा सा भिन्न है। इस गीत में बताया गया है कि गोपल्ला वीर जो रतनपुर का एक पहलवान था, या इसके शासनकाल में जो एक पहलवान था, उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन की पहलवानी को, और पहलवानी से खुश होकर के जो कल्याण शाह है, जो कैद में था, उनसे इन्हें मुक्त कराकर लाया। खुश होकर के इनकी वीरता को देख करके जो मुगल शासक है, कल्याण शाह को मुक्त कर दिए, टकोली भी माफ कर दिया रतनपुर का। ये गोपल्ला गीत के माध्यम से पता चलता है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो जहांगीर, जो इनके शासनकाल है, जहांगीर के शासनकाल में उन्होंने अपना आत्मकथा लिखा था, तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी जो है जहांगीर की आत्मकथा है। इस आत्मकथा में भी उन्होंने रतनपुर के शासक कल्याण शाह के बारे में जानकारी देता है। उन्होंने लिखा है कि उनका पुत्र परवेज जो है रतनपुर राज्य पर सैन्य अभियान किए थे, और इसी दौरान उन्होंने कल्याण शाह को बंदी बना करके मुगल दरबार में उपस्थित किया था। नजराने के रूप में उन्होंने ढेर सारी हाथी और लगभग 1 लाख रुपए उन्हें नगद प्रदान किए थे। बाद में फिर उन्हें मुक्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि गोपाल राय ने दिल्ली में पहलवानी का प्रदर्शन किया, रतनपुर का पहलवान, उससे खुश होकर के बाद में उन्हें मुक्त कर दिया। शिवदत्त शास्त्री, जिन्होंने इतिहास समुच्चय लिखा है, इतिहास समुच्चय किसने लिखा है? शिवदत्त शास्त्री जी। शिवदत्त शास्त्री, उनका भी अपने लेख में गोपल्ला या गोपाल वीर के बारे में उल्लेख मिलता है। किस प्रकार से रतनपुर का एक वीर योद्धा गोपाल वीर जो है दिल्ली में पहलवानी का प्रदर्शन करते हैं। कब करते हैं? जब कल्याण शाह को बंदी बनाकर रखे थे जहांगीर जो है अपने शासन के अधीन मुगल दरबार में। तो उसे मुक्त कराने के लिए जो गोपाल वीर है वो दिल्ली में जाकर पहलवानी का प्रदर्शन करते हैं, और प्रदर्शन से खुश होकर के बाद में कल्याण शाह को जहांगीर मुक्त कर देते हैं। साथ ही साथ रतनपुर की जो टकोली है, टकोली उस समय जो राजस्व वसूली होती थी, उन्हें भी क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। ये शिवदत्त शास्त्री की अपने किताब इतिहास समुच्चय में वर्णन करते हैं, गोपल्ला गीत का विश्लेषण करते हुए। तो ये रहा मुगल दरबार से उनका संबंध। अब देखते हैं राजस्व संबंधी सुधार।
इन्होंने मुगल दरबार से आकर के रतनपुर में राजस्व संबंधी सुधार किए और राजस्व संबंधी सुधार करने के लिए इन्होंने रतनपुर राज्य में जमाबंदी प्रथा लागू किया। जमाबंदी प्रथा राजस्व संबंधित था, राजस्व संबंधी सूचना देने के लिए जमाबंदी प्रथा लागू किया। जमाबंदी के अंतर्गत इन्होंने गढ़ों का स्थापना किया, गढ़ों का स्थापना किया गया, अर्थात गढ़ को राजस्व वसूलने का एक क्षेत्र घोषित किया जहां से ये राजस्व वसूलते थे। इस प्रकार से इन्होंने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे गढ़ों का स्थापना किया, जो बाद में यही गढ़ छत्तीसगढ़ के नामकरण की पृष्ठभूमि तैयार किए। इसके बाद इन्होंने राजस्व पुस्तिका का निर्माण किया। छत्तीसगढ़ के जो खालसा भूमि क्षेत्र था, जो रतनपुर राज्य के अंतर्गत जो खालसा खालसा भूमि क्षेत्र था, खालसा भूमि, उस भूमि को हम कहते थे जहां पर शासक का डायरेक्ट नियंत्रण होती थी, उस क्षेत्र पर स्वयं देख रेख में नियंत्रण कहते थे, उस भूमि को खालसा भूमि कहते थे। और इस भूमि से लगभग 6.5 लाख वार्षिक रुपए टकोली प्राप्त हुआ, राजस्व प्राप्त होती थी। ये अपने राजस्व पुस्तिका के अंतर्गत रखे हैं। तो राजस्व पुस्तिका के अंतर्गत ये खालसा क्षेत्र का वर्णन किए हैं और इसी चीज का अध्ययन बाद में जो बिलासपुर के अंग्रेज प्रथम ये जमाबंदी अधिकारी थे, जो राजस्व अधिकारी थे बिलासपुर क्षेत्र का, लगभग 1868 में मिस्टर चिस्म, जो बिलासपुर का प्रथम जमाबंदी अधिकारी था, उन्होंने इस राजस्व पुस्तिका का अध्ययन किया और राजस्व पुस्तिका के अध्ययन के आधार पर छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों का, जो शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में 18 गढ़ स्थापित थे, उनका जानकारी स्पष्ट रूप से किए, जो बाद में राजनीतिक मानचित्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। छत्तीसगढ़ की जो 36 गढ़ों की खोज संदर्भित जो प्रमुख भूमिका रही, वो मिस्टर चिस्म के ये जमाबंदी प्रथा के द्वारा, ये राजस्व पुस्तिका के द्वारा जो अध्ययन किए थे, उसी के आधार पर किया गया। तो छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ों का खोज कल्याण साय की जमाबंदी के आधार पर, राजस्व पुस्तिका के आधार पर मिस्टर चिस्म, जो प्रथम बिलासपुर के बंदोबस्त अधिकारी थे, मिस्टर चिस्म, उन्होंने खोज निकाला और इसी के आधार पर इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ कहलाने लगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे का जो कलचुरी वंश का इतिहास हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।